तो दो बातें कह रहे हैं हम लोग। एक तो समग्र शिक्षा क्या होगी और वो मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी तो कैसा दिखाई पड़ेगी, इस मुद्दे पर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो जो भी सत्र में हम लोग अभी कंडक्ट करेंगे उसको एक प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखेंगे। उसको आप अपने अधिकार पर जांच कर देख सकते हैं। अगर आपको वो बात सहज रूप से स्वीकार होती है तो वो बात आपके लिए सही है, अगर नहीं होती है तो आपके लिए सही नहीं है। मेरा काम तो बहुत आसान है, जो प्रस्ताव है उसको मैं आपके सामने रख दूं, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो क्लैरिफिकेशन दे दूं, लेकिन उसको जांचने का अधिकार आप सबका है। तो जो बात कई बार जो सारी कुछ एक डायलॉग के फॉर्म में, संवाद के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम लोग एक डायलॉग के फॉर्म में सारी चीज़ को कंडक्ट करेंगे। तो NEP 2020 में बहुत सारी अपेक्षाएं रखी गई हैं। उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं और उसके अर्थ में ये समग्र मूल्य आधारित शिक्षा कैसी होगी उस पर बात कर रहे हैं। कितने मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग। एक तो NEP 2020 में मूलभूत अपेक्षा क्या है उस पर एक बहुत थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। समग्र विकास क्या है और उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है इस पर बात करेंगे। उसके आधार पर समझने और जीने के जो मुख्य बिंदु हैं, जो शिक्षा का मुख्य कंटेंट होगा, है ना, जो हमारे समझने और जीने के इश्यूज हैं वही हमारे शिक्षा के मुद्दे होंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए तैयार करना हमको बच्चे को। तो ये एक तो व्यष्टि से समष्टि तक जो हमारा जीने का स्तर है उसको समझ सकें। व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो व्यक्ति क्या है उसको समझ सकें। जैसे अभी हम व्यक्ति के बारे में मानते हैं कि हम शरीर है, तो शरीर भी है लेकिन केवल शरीर नहीं है। तो इससे अधिक क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन दोनों को समझने के आधार पर हमारा लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और इन सब के साथ हमारा जीने का विस्तार कैसा होगा, टोटल डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग क्या होगा, उस पर बात करेंगे। इन सब पर बात करने के आधार पर फिर हमारा जीने का स्वरूप कैसा होगा वो, और उसके अर्थ में शिक्षा कैसी होगी इस पर बात करेंगे। तो इतने मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो NEP 2020 को देखेंगे तो तीन चीजों की अपेक्षा है। एक तो फुल ह्यूमन पोटेंशियल, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो फुली डेवलप हो सके, ठीक है। कमाना खाना उसमें से एक भाग है लेकिन उतना पर्याप्त नहीं। दूसरा, डेवलप एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, तो सिर्फ व्यक्ति में ही विकास हो जाए और समाज का विकास ना हो ये भी पूरा नहीं पड़ता है। तो जो अभी बात हो रही है कि ज़्यादातर सभी इंडिविजुअलिस्टिक ढंग से डेवलप करने की बात हम लोग करते हैं। तो व्यक्ति का भी विकास हो, समाज का भी विकास हो, और समाज का विकास होने का मतलब एक इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी है ना, एक मानवीय समाज जिसमें न्याय और समतामूलक ढंग से लोग जी सकें। और तीसरा है कि पूरे राष्ट्र का विकास हो सके, नेशनल डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ों की अपेक्षा NEP में की गई है और उसको करने के क्रम में कुछ बातें कही गई हैं। एक तो कहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है रूटेड इन इंडियन एथोस, जो हमारी पूरी संस्कृति और सभ्यता है भारतीय, उस पर आधारित होना चाहिए, उस पर फाउंडेड होना चाहिए। एक दूसरा, वैल्यू बेस्ड हो, तो मूल्यों पर आधारित हो। मूल्य विहीन जो शिक्षा है और जो लाजरी अभी हम दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं पड़ता है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, विल इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। Develop a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values and global well-being. इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इस पर हम लोग फोकस करेंगे कि क्या वैल्यूज यूनिवर्सल हो सकते हैं या वो अलग अलग देश के, अलग अलग संस्कृति के अलग अलग वैल्यूज होंगे। तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर करेंगे, ऐसे वैल्यूज जो हर व्यक्ति के लिए समान रूप से आवश्यक दिखते हैं और हर व्यक्ति अपने अधिकार पर देख सकता है कि वो वैल्यूज उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उस पर बात करेंगे।
तो इसलिए इतने सारी चीजों पर बात करते हैं। एक तो मानव की मूल चाहना क्या है, मानव की मूल चाहना की पूर्ति कैसे होती है, समग्र विकास क्या है और समग्र विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको एक एक करके अनफोल्ड करते हैं ना। तो ये जो बात मैंने कहा था कि जो भी हम लोग कहेंगे एक प्रस्ताव के रूप में कहेंगे, आपको मानना नहीं है, जांचना है, और जांचना भी स्वयं के अधिकार पर है। और जांचने का बहुत आसान तरीका ये है कि अपने से आप पूछ लीजिए कि ये आपको सहज स्वीकार है कि नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, दूसरे मनुष्य के साथ जीने में आपको संबंध का भाव सहज स्वीकार होता है या विरोध का भाव? संबंध का भाव सहज स्वीकार होता है कि विरोध का भाव? इसी तरह से आप पूछ सकते हैं कि सम्मान का भाव सहज स्वीकार होता है या अपमान का भाव? तो ये सारे प्रश्नों को हम अपने से पूछ सकते हैं और उसका उत्तर पा सकते हैं, और ये हर व्यक्ति के लिए एक ही उत्तर निकलता है। तो इनको हम वैल्यूज कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है। तो यहाँ पूछेंगे तो भी यही उत्तर मिलता है ना। नॉर्थ में पूछे, साउथ में पूछे, इंडिया में पूछे, अमेरिका में पूछे, है ना, कहीं भी पूछे उत्तर एक ही आता है। तो ये ऐसे वैल्यूज हैं जो सबके लिए समान रूप से स्वीकार है, सबको सहज स्वीकार है। तो उसको आप अपने अधिकार पर जान सकते हैं, उसमें हमारी बात मानने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारा काम इतना है कि मैं उस पर ध्यान दिला दूं, आपसे ये प्रश्न पूछ लो और उसका उत्तर आप अपने में देखना शुरू करें, है ना। आपको उत्तर दिख जाए अपने में तो आपको बात समझ में आ गई कि नहीं। तो आपको पता लग जाता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं। और अगर आपके लिए वैल्यूएबल है, ये दिख जाए तो आप उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो मोटिवेशन तो आपके अपने अंदर से ही आएगा, ठीक। और दूसरी बात ये मैंने कही थी कि पूरी बात को हम लोग संवाद के रूप में चलाएंगे। ये संवाद आपके और मेरे बीच शुरू होगा, फिर आप में चलने लगता है। तो मैं इस डायलॉग को इनिशिएट कर दूंगा, बट आपके अंदर ये डायलॉग शुरू हो जाएगा। तो जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे आपको प्रश्न अपने आप से पूछने लगेंगे और उसका उत्तर भी आपको अपने में मिलने लगेगा। ठीक रहेगा? या मैं ही बताता रहूँ और आप उसको फॉलो करते रहें? तो आपके अंदर ये डायलॉग शुरू हो जाए, ये संवाद शुरू हो जाए, ये इसकी अपेक्षा है। और इसलिए इस पूरे कार्यक्रम की सफलता हम लोग इसी में मानते हैं कि आपके अंदर ये अगर डायलॉग शुरू हो गया तो कार्यक्रम सफल हुआ। फिर आप अपने पर आगे हमेशा काम करते रहेंगे। और ये जो डायलॉग है आपके अंदर देखेंगे तो इट इज बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। तो जो आपके अंदर अभी है और जो होना आपको सहज स्वीकार है, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग चलना शुरू हो जाएगा। अभी ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जैसे अभी मैंने पूछा कि आपको संबंध का भाव सहज स्वीकार होता है कि विरोध का भाव, तो पता लगा कि संबंध का भाव सहज स्वीकार होता है। अब आप अपने से अगर पूछें कि आपके अंदर हमेशा संबंध का भाव चलता है या कभी संबंध का कभी विरोध, दोनों चलता है। तो जो आप हैं और जो आपको सहज स्वीकार है उसके बीच में क्या है? ये बात समझ में आई कि सहज स्वीकार तो संबंध का भाव है, लेकिन कभी संबंध का भाव रहता है, कभी विरोध का भाव रहता है। इस बात को ठीक से पकड़ लीजिए, है ना, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत सारे आगे की चीजें तय हो पाएंगी, है ना। जैसे एक भी क्षण अगर आपके अंदर विरोध का भाव आता है, उस क्षण आप आराम में रहते हैं या परेशान हो जाते हैं? परेशान होते हैं। सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? दुखी रहते हैं। हार्मनी में रहते हैं या कंट्रडिक्शन में आ जाते हैं? ये सब को आप खुद देख सकते हैं कि एक भी क्षण के लिए अगर विरोध का भाव आएगा, उस क्षण आप परेशान हो जाते हैं, आप अपने में कंट्रडिक्शन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग एक एक चीज को अपने में जांच कर देख पाएंगे।
तो ये प्रश्न आप अपने से पूछ सकें कि भाई हमको क्या सहज स्वीकार है और अभी मेरे में क्या चल रहा है। ये दोनों के बीच में हार्मनी है, एकरूपता है, या इन दोनों के बीच में कंट्रडिक्शन है, उसके साथ हम सुखी हैं, दुखी हैं, ये सब बातों को हम अपने से पूछ पाएंगे। और ऐसा जो पर्पस है इस वर्कशॉप का वो यही है। इस सेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि ये डायलॉग आपका अपने साथ शुरू हो जाए। ठीक, तो अब कुछ प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। क्या हम सुखी होना चाहते हैं? ठीक। क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? क्या हम सुख समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये तीनों नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। यूनिवर्सिटी तय कर सकता है कि सब चाहते हैं। अब आगे का मैं पूछता हूँ, ये तो हमारा चाहना है, अभी स्थिति क्या है? क्या हम सुखी हैं? क्या हम समृद्ध हैं? क्या हमारे सुख समृद्धि की निरंतरता है? ये समझ सकते हैं ना कितना गैप है जो हमारा चाहना है और जो हम हैं अभी, उसके बीच में कितना गैप है, उसको समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि ये गैप क्यों है? Why this gap between our desire and our state of being, between what we really want to be and what we are? What are we doing to fill this gap? ये जो गैप है इसको भरने के लिए क्या कर रहे हैं? Is it getting filled up or getting wider? क्या हो रहा है? ये गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। इसी को देखेंगे हम लोग कि है क्या मामला है, क्यों इतना गैप है, क्यों ये बढ़ रहा है, और क्या शिक्षा से हम इसको कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं कि नहीं? शिक्षा का यही मतलब होगा कि जो हम होना चाहते हैं वो हम हो जाए। जो हम होना चाहते हैं वो नहीं है, यही समस्या है। वो हमारे लिए भी समस्या है, बाकी लोगों के लिए भी समस्या है। अगर मेरे को संबंध का भाव सहज स्वीकार है और मेरे में अगर विरोध का भाव है तो मैं परेशानी में रहूंगा। आपके साथ व्यवहार करूंगा तो आप भी परेशानी में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे, है ना? तो हमारी समस्या, आपकी समस्या, उसका कारण यही कि जो मुझे होना सहज स्वीकार है वो मैं नहीं। तो पहले तो मुझे समझ में आ जाए कि मेरे को क्या होना सहज स्वीकार है, और एक बार ये समझ में आ गया तो मैं वैसा हो जाऊं, तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक रहेगा ये? तो शिक्षा की जिम्मेदारी है कि जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है और जैसा मैं हूं, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाए तो मैं आराम में आ सकता हूँ, संगीत में रह सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ। दूसरी भाषा में कहेंगे तो जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है वैसा मैं हो जाऊं, ये शिक्षा से अपेक्षा है। ठीक है ये अपेक्षा। और बहुत सिंपल शब्दों में कहेंगे तो जो जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है वही हमारा वैल्यू है, वही हमारे लिए मूल्यवान है। जैसा होना हमको सहज स्वीकार है वही हमारे लिए मूल्यवान है, वही वैल्यूबल है, वही ह्यूमन वैल्यू है। और इसको जब स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि ये यूनिवर्सल है, हमारे आपके सब के लिए सही मिलता है। इस अर्थ में ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का मतलब ये है कि जैसा होना हमको, आपको, सभी को सहज स्वीकार है वही ह्यूमन वैल्यूज है और यूनिवर्सल है। और इसको जांचने के लिए क्या करना है? हमको खुद से पूछना है। किसी किताब में लिखा है कि नहीं, किसी और ने कहा है कि नहीं, उतना जरूरत नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, ये अपने से पूछना है। अगर इसका उत्तर हाँ आता है तो हमारे लिए वैल्यूबल है, नहीं आता है तो वैल्यूबल नहीं है।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये पूछा कि क्या हम सुखी होना चाहते हैं, क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं, क्या इन दोनों की निर्भरता चाहते हैं। तो ये हमारी चाहना है, ये हमको सहज स्वीकार है। लेकिन स्थिति क्या है, क्या हम सुखी हैं, क्या हम समृद्ध हैं, क्या हमारे सुख समृद्धि की निरंतरता है? तो नहीं है। ये दोनों के बीच में गैप है। ये गैप क्यों है, इसको समझना, इस गैप को कैसे भरा जा सकता है उसको समझना और उसको भर लेना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है कि नहीं? इतनी अपेक्षा करना शिक्षा से ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको अगर भरना है हमको तो शिक्षा कैसी होगी। अभी जो शिक्षा मिली है, चाहे हम PhD भी कर लिया हो, प्रोफेसर भी हो गए हो, लेकिन ये गैप को भर नहीं पाते। तो अभी जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ रहा है, ये तो साफ ही है, तो बहुत मतलब चर्चा की जरूरत नहीं है। बट करना क्या है और कैसी शिक्षा होगी जो इस गैप को भर देगा, उस पर बात करते हैं। एक सवाल और पूछ लेते हैं। सुख समृद्धि, अभी अगर हम जो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो सुख समृद्धि को सुनिश्चित करने के अर्थ में है या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में है? सुखी समृद्धि नहीं है तो पता चल गया, उसकी निरंतरता नहीं है। लेकिन प्रयास भी जो कर रहे हैं वो सुख समृद्धि की निरंतरता के लिए कर रहे हैं या केवल सुविधा संग्रह के लिए कर रहे हैं? अभी हमारी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब मिला जुला कर किस लिए है? कितने लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है? ठीक, कितने लोग अंग्रेजी में प्रॉब्लम है? हम दूसरी तरफ क्लियर नहीं होता है। हाँ, इंग्लिश में कितने लोगों को प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं फिर इंग्लिश में बोलना शुरू करता हूँ। आपको कुछ कठिनाई हो तो हमको वापस पूछ लीजिए, है ना? हम लोग ऑन द वे उसको ठीक करते जाएंगे। सर हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना सर, हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, वो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ना समझ में आए फिर। So I'll conduct it in English, and if there is any difficulty for anybody, you just raise hand and I'll translate it in Hindi. So we were saying that we can ask this question to ourselves and get the answer. And the simple way to check for the answer is to ask what is naturally acceptable to me. Right? So feeling of relationship is naturally acceptable to me or feeling of opposition is naturally acceptable to me. I can get this answer. Once I have this answer, then I can check where I am. What is my state of being? At this moment of time, do I have a feeling of relationship or feeling of opposition? In general, I have the feeling of relationship all the time, or sometimes I have feeling of relationship and sometimes I have feeling of opposition. So if you look at these two gaps, between what is naturally acceptable to me and what I am, this gap is what is creating trouble for me. This is what is called the cause of my unhappiness, my contradiction, right? My uncomfortability. So the essence of education is that it can help me to become what is naturally acceptable to me and not remain with what is not naturally acceptable to me. So I was saying that in that sense, what that education would be like. What would be the basic requirements of an education system or education process which can ensure that my being at this moment of time is in line with what is naturally acceptable to me and not otherwise. So that is what we want to explore. So we ask this question, do I want to be happy? Do I want to be prosperous? Do I want the continuity of happiness and prosperity? That is what is our desire, to be happy, prosperous and in continuity. Then we ask, what is the state of our being? Are we happy? Are we prosperous? Is there continuity of happiness and prosperity? The answer is there is gap.
then we were saying that if there is a gap, what are we doing to fill up that gap? Is our education system is such that it will help us to fill up this gap, or it will continue or rather widen this gap? So a professor gone through the whole process of education and giving education to the other, is he able to fill up this gap, or he is continuing with this gap? So if there is a gap and we are not able to, fulfill or kind of fill that gap, then let us see what kind of education would be required. The next question we are asking is that one thing is that this gap is there and we are not able to fulfill it. But more important than that, the question is that are we really working for ensuring continuity of happiness and prosperity, or we are just working for physical facility, accumulation of physical facility? What do you think? So if you are studying in IIT, what is the end result? You get a good job or better job, means higher salary, means more money, means more physical facility. Is there anything else? But that will fetch happiness. Huh? That alone you will not fetch happiness. Yes, that alone would not fetch happiness in continuity. The next question is that if that would be enough, what else are we doing? That is the next question. That if this is not going to be enough physical facility, then what else are we doing for ensuring this fulfillment of the gap? Have we assumed that happiness and prosperity will be ensured when we have enough physical facility? क्या हम मान लिए ऐसा कि सुविधा होगी तो सुख और समृद्धि आ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं माने हैं तो सुविधा एकत्र करने के अलावा भी क्या करें? ये दोनों सवाल पूछ लीजिए अपने से तो पता लग जाएगा। कुछ और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पूरी शिक्षा में ही देखेंगे अगर तो इसके अलावा क्या कर रहे हैं? तो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो रही थी, स्किल एजुकेशन की बात हो रही थी, ये सब करके निकलता क्या है? सुविधा, या इससे अधिक कुछ निकलता है? एनीथिंग मोर देन फिजिकल फैसिलिटी? Then the question is, what more is required? If physical facility alone is not enough to ensure happiness and continuity, happiness and prosperity in continuity, then what else is required? So that is another question. Physical facility is necessary for human being, that is sure. But is it fulfilled with physical facility alone, or something more is required? Something more is required. And what is that more is to be understood. So that is our next agenda. So we will try to understand that over and above physical facility, what more is required for us as a human being for ensuring our fulfillment. So let us ask this question. Check, is the unhappiness in your family is more due to lack of physical facility or more due to lack of fulfillment in relationship? Yes, what is the answer? Unhappiness in your family is more due to lack of physical facility or more due to lack of fulfillment in relationship? Yeah, physical facility is necessary, that we have settled. But when you look at the unhappiness in your family, right, which is causing more unhappiness? Like most of you are principals now, you are well employed, getting some 70,000 rupees per month. So physical facility is not a very crisis. What about happiness? Can we interrupt, sir? Yes, yes. Well, what I feel is, well, yes, lack of relationship or understanding between the husband and wife or with the children, that is also one of the reasons. And more than that,
inability to recognize, inability to reconcile with the person concerned. Now I say I am limited in some ways, but that limitation, okay, sometimes I find very difficult to reconcile myself, compromise. So that is one of the reasons why I feel okay, I'm happy. Yeah, This is how I try to look at it. true. But that is an issue of physical facility or issue of understanding? So understanding, Understanding, yes. We'll come to that. But interesting thing is that it is not the issue of physical facility. This reconciliation cannot be ensured by having more physical facility. Okay. That we must understand. And therefore something more is required. And what something more is what we are trying to explore. And we are saying one thing is relationship. That for human being, physical facility is required, but relationship is also required. Okay. So let me ask one more question before I conclude. How much time and effort are we investing for physical facility and for fulfillment in relationship? What do you think? We are investing more time for physical facility or for fulfillment in relationship? Physical facility. The problem is more due to relationship and investment is more in the physical facility. So if you put them together, this is the conclusion. The unhappiness is more due to lack of fulfillment in relationship. Most of the time and effort is spent for physical facility. What percentage? What percentage of time and effort is put in for physical facility? Yes, you can keep working on it. But the simple conclusion that I want to draw out of this is very simple. For human being, physical facility is necessary, but relationship is also necessary. Is that true? Is it true for you? That physical facility is necessary, but relationship is also necessary. Okay? Very nice. Any doubt about this? This is a very important conclusion. That for human being, physical facility is necessary, but relationship is also necessary. Anybody has a doubt on this? Interestingly, if you look at the animal and human being, that is the basic difference. That for animal, physical facility alone may suffice. For human being, physical facility alone would not suffice. So if a cow gets, stomach full of grass, it can comfortably sit and chew the grass. But if you get enough to eat, you become more restless. Because then the other things will start becoming more important for you. Yes. So for us, both are necessary. The relationship as well as the physical facility. Now this is what my friend was asking. That we want to be in a relationship, but there is problem. We are not able to reconcile. So there is a third thing that is necessary. So we are saying, although we have recognized the need for relationship, but we do get into arguments, opposition and fights, even in the family, with close friends, with colleagues at work, in the marketplace. All this happens, right? Every time we have a fight, we want to resolve it. We say sorry, patch up and promise not to fight in future. All this happens? But there is a but, And that but is that even though we don't want to, a fight does take place once again. We want the other to improve and the other wants me to improve.
हम चाहते हैं कि ये दूसरा हमारा जो रिलेशन में है वो इम्प्रूव हो जाए, उसको लगता है कि हम इम्प्रूव हो जाए, इम्प्रूव तो होने नहीं होते हैं। ठीक, ये ठीक है, इसको आप लोग जांच पर करते रहिए ना, नहीं तो आप हाँ बोलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, फिर बाद में पता लगा कि कुछ नहीं समझ में आया। Is this happening? Are incidents of reaction, not speaking to the other, arguments, debates, divorce, increasing or decreasing? ये सब बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है. Explore your close relationship in the family, with friends, in the workplace, in the society, and all that you can see around you. In spite of our acceptance for relationship, why is it happening? तो तीसरा कंपोनेंट है जिसकी जरूरत है, सुविधा की जरूरत है, संबंध की जरूरत है, अब एक कुछ और कंपोनेंट है जिसकी जरूरत है ना। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है? तो ये है राइट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप इट इज नेसेसरी टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ये तीसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट था फिजिकल फैसिलिटी, दूसरा कंपोनेंट था रिलेशनशिप, अभी तीसरा कंपोनेंट है राइट अंडरस्टैंडिंग। इसकी जरूरत है कि नहीं, क्या लगता है? अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वी हैव क्लैरिटी अबाउट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, वी आर एबल टू फुलफिल रिलेशनशिप, वी आल्सो हैव क्लैरिटी अबाउट हाउ मच फिजिकल फैसिलिटी वी नीड, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आगे बात करेंगे। तो ये तीनों की जरूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, fulfillment relationship with other human being, and physical facility with rest of nature. अब आपने को फिर से पूछ लीजिए कि ये तीनों की जरूरत है या इसमें से कुछ अननेसेसरी है। इस पर थोड़ा 2-3 मिनट समय ले लीजिए ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों हमारे लिए जरूरी है या इसमें से कुछ अननेसेसरी है। Right understanding in this self, physical fulfillment in relationship with human being, and physical facility with rest of nature. अभी उस पर आता होगी, देखिए एक एक स्टेप सेटल करते हैं ना तो अपने को पता लगेगा कि हम शिक्षा के नाम पर क्या दे रहे हैं। ये बहुत बेसिक चीजों पर ही बात नहीं हो रही है कि हमारी जरूरत क्या है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इतने पर भी बात नहीं होती है। कि सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, उसकी निरंतरता चाहते हैं, ये हमारी जरूरत है। उसके लिए क्या चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप चाहिए और फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी विद रेस्ट ऑफ नेचर। तो सही समझ चाहिए अपने आप में, फिर परस्परता में दूसरे मनुष्य के साथ सम्मानपूर्वक जीना और विशेष प्रकृति के साथ आवश्यकता से अधिक सुविधा सुनिश्चित करना, इतना चाहिए। ये बात अभी तक हमको शिक्षा में क्लियर हुई कि नहीं हुई है? पीएचडी कर लिए है ना, 30 साल की शिक्षा ले लिए, ये क्लियर होता है नहीं होता है? क्या लगता है? नहीं होता है। और 30 साल आप पढ़ा लेते फिर भी क्लियर नहीं होता है ना? 30 साल पढ़ा लेते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं, फिर भी क्लियर नहीं होता है। तो अभी एक बार जांच लीजिए, अभी तो कम से कम क्लियर कर लेते हैं, इस 1-1.5 घंटे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो ये तीनों जरूरी है कि नहीं, और इसमें से कुछ स्पेयर कर सकते हैं क्या, छोड़ सकते हैं? किसी को लगता है कि इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं? जरूरी है, तीनों की जरूरत, तीनों की जरूरत है। बढ़िया, बहुत जल्दी सेटल हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि अगर ये तीनों की जरूरत है, ऑल थ्री ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, then what is priority? प्रायोरिटी क्या है इसका? जो जरूरत है ये सेटल हो गया अभी, है ना? That is settled. Now if all three of them are required, what is going to be the priority? इसकी वरीयता क्या होगी? एक नंबर पे किसको रखेंगे? Understanding. Right understanding. बहुत बढ़िया. Immediately settled. Yes. दूसरा
Then relationship. then relationship, Then physical facility. then physical facility. अभी देखिए क्या हो गया है ना. ये प्रायोरिटी है. ये बात भी क्लियर नहीं अभी एजुकेशन में कि ये तीनों जरूरी है और ये इसकी प्रायोरिटी है. अगर ये क्लियर होता तो अभी जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे थे. अभी हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? मुझे समझ रहा है 3 नंबर पे 1 नंबर कर रहा है. 3 नंबर 1 नंबर समझ रहा है. हम अग्रीमेंट तो 3 नंबर 1 हो सकता है. ऐसा ही अभी क्या हो गया, 1 नंबर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर पे भी काम नहीं कर रहे हैं, तो 3 नंबर 1 नंबर हो गया है. ठीक, सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं. But sir, प्रॉब्लम तो होते रहेगा ऐसा उनसे. नहीं तो बात है अंडरस्टैंडिंग का, तो एडवांटेज यही है कि अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस प्रॉब्लम में उलझ के हम गिर पड़ते हैं. जैसे आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें, ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? दोनों ही. अगर हमारे को समझ में आया है तो हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं. इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय अंडरस्टैंडिंग विथ यू. अगर नहीं आया हमको प्रॉब्लम का समझ में नहीं आया है, देन आई विल टॉक इट डाउन. इट बिकम्स ए प्रॉब्लम कि नहीं? तो प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लोग प्रश्न पूछेंगे ही. ये प्रॉब्लम अपने आप में नहीं है, हमारे पास उत्तर नहीं है ये प्रॉब्लम. इसीलिए 1 नंबर पर अंडरस्टैंडिंग आप बोलते हैं. अभी पता भी नहीं अंडरस्टैंडिंग के बारे, फिर भी सब लोग बोल रहे हैं 1 नंबर में अंडरस्टैंडिंग है. वो उतना जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग हो देन आई कैन हैंडल द प्रॉब्लम. So I can invite questions from everyone, because I think if you ask me a question, I will be able to either respond immediately or at least help you to give a process by which you can find answers. Sir, I give you a situation, sir. Now, in a family, okay, both husband and wife are, job holders, but small job holders. There is maybe primary school teacher, but then their neighbors that are, quite well off, maybe some maybe okay, professors in the family, some, and their earning sources are okay, much more than the particular family. So now, looking at the income source and the facilities that they enjoy, the wife of that particular, the family I have just taken as example, also, want to have such kind of, facilities. But now, source of income is limited. Now, what? In this situation, definitely there should be understanding. The wife has to understand that their income source is limited, and in that way, so the happiness that keeps growing in the family can be limited if at all that understanding takes place between the husband and wife, and if they reconcile that with their their income source is limited. With that, I think if at all they reconcile with the situation that they are filled with, I think the happiness can in some way can come about. Yeah. So let me ask this question. That if I have the right understanding, and if I see that I need 4 chapatis to keep my body in good health, and if my neighbor is eating 40 chapatis, will I eat 40 chapatis or I will eat 4 chapatis? What will happen? Oh, as simple as that. Now I am getting influenced by his eating 40 chapatis because I don't have the understanding of things. Isn't it? So if I have enough to nurture my body, I will eat only that much which is required to nurture my body and not to make it fall sick. That's what we are doing most of us. Right? With more physical facility, you are even not able to nurture your body. You are making it fall sick because that right understanding part is not there.
So if that situation was there, and if I had right understanding or you had right understanding, we will resolve it. Right? What do you think? More rich people have more disease or less rich people have more disease? I don't want to fall sick, by eating 40 chapatis. Sir, understanding is not limited within the family, but within the society also. We will come to that. Yes. Yes. Now the question is, what is understanding? What is right understanding? What is the scope of right understanding? All these questions will start unfolding. That is the beauty of it. If we move in the right direction, all these questions will come and the answers will also come. But till now we were asking, are three of them necessary or we can do away with any one of them? Then what is the priority? Then we will say, what does it mean? What does it mean to have right understanding? What does it mean to have fulfillment in relationship? What does it mean to have physical facility which is enough to fulfill my needs of physical facility? Yes. No, I just wanted to help Mr. question. Maybe my understanding of what right understanding is in this kind of situation. As I said, that it is important for us to compete with ourselves than with others. So every day I should be progressing and I should be becoming more wise rather than looking outside. I think so as a family, if we progress, then that's the right way of looking at things rather than competing with others. I don't know about the northeast, but in northern part of India, there's a story of competition of grandma stories where we talk about the competition between the tortoise and the rabbit. And that is where we probably go wrong in our childhood. Where we try to compete with somebody else and try to win the race and make somebody else lose. I think we get into a wrong track right from day one itself. But there is a problem actually. I would like to clarify that point. Unless and until the benchmark is set by the competitor, we are trying to compete with ourselves. So we can fool ourselves that it's better. We have got that much of height. Yes. Huh? So why not we should invite the competitors outside so that we can enhance the level of competition. I think I will respond to this. In fact, we are trying to set the benchmark step by step. Like one benchmark we have said that as human beings we want to ensure happiness, prosperity and its continuity. Number two, we are saying to ensure happiness and prosperity in continuity, we need right understanding, relationship and physical facility in this priority. These are two benchmarks. It is not dependent on the other or the neighbor. I as a human being want it. So slowly we are trying to settle things. What has happened today is that my neighbor is also not clear and I am also not clear about my need and how to fulfill the need, and we are competing. So we are in a soup, we are in a rat race. We are trying to settle them one by one. So these two things we have settled, okay, till now. Good. So priority, right understanding, relationship and physical facility. If I have right understanding, then with right understanding I am able to ensure fulfillment in relationship. And that leads to my happiness as well as happiness of the other person. So it leads to mutual happiness. If I have right understanding, I can identify the need for my physical facility. And if I can ensure more than what is required for me, then I will have the feeling of prosperity. And if I have the feeling of prosperity, right, would I like to share with others or exploit the other? Share with others, right? So I will work for the prosperity of others. If I don't have the understanding of how much physical facility is required, then I go on accumulating, and irregardless of how much I have, I always feel deprived. And if I feel deprived, will I nurture others or exploit others? It's vice versa. Right? So I will feel deprived and I will exploit others. So today even people who have 10 lakhs crore worth of assets, they are busy exploiting others. Right? So this is not a coincidence. This has a proper logic.
that these people who have 10 lakhs crore worth of assets are still busy trying to exploit others because they are not feeling prosperous. They are feeling deprived. And that deprivation is not because of lack of physical facility, but because of lack of right understanding. So, through right understanding and relationship, I can ensure happiness for myself and work for happiness of others. Through right understanding and physical facility, I can ensure prosperity for myself and work for prosperity of others. So, as a result, with these three things, right understanding, relationship and physical facility, I can ensure my happiness and prosperity and work for happiness and prosperity of others. Sarvajan hitaya, sarvajan sukhaya. Yes, that I can do if I have these three things. And that ideal of well-being of all, sarve bhavantu sukhina, can be fulfilled if these three are ensured. With physical facility alone, this can never be done. Irregardless of how much physical facility you have, this cannot be done. Right? Is it making sense? Yeah. Yes. On the other hand, okay, that was case one, when you have all three and you are happy and prosperous and working for happiness and prosperity of others. On the other hand, if you are just working for physical facility, this is blank, then what will happen? If you don't have right understanding and if you are not able to ensure relationship, with others, then you are unhappy and you are making others unhappy. So unhappiness, making others unhappy, right? Similarly, if you don't have right understanding and you do not know how much physical facility is required, then irregardless of how much you accumulate, you feel deprived and you keep exploiting and depriving others. Okay. This is the working model for you. Isn't it? This is the working model for you, isn't it? What we are doing today in the name of so-called developed, modern civilization is this. And all our education is geared to this. All our education is geared to this. So let us draw some conclusions, simple conclusions. If we have all three of this, and we are happy and prosperous, and working for happiness and prosperity of others, we are living with human consciousness. तो एक मानव जैसा जीना चाहता है वैसा जी रहा है, ठीक है ना? तो मानव चेतना में जी रहे हैं, ऐसा कहना ठीक है? ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा जी रहे हैं, समझ नहीं है, संबंध ठीक नहीं है ना? सिर्फ सुविधा के लिए जुटे हुए हैं, इससे सुविधा के आधार पे पशु का काम चल जाएगा, एनिमल्स का काम चल जाएगा, आदमी का नहीं चलेगा। तो अगर सिर्फ सुविधा से आप अपनी जरूरत पूरा करना चाह रहे हैं, तो मानवीय चेतना की जगह कहाँ जी रहे हैं? जीव चेतना में जी रहे हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। ठीक? अब आप अपने से पूछ लीजिए कहाँ है? यहाँ है या यहाँ है? बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ है नहीं और यहाँ होना नहीं चाहते हैं। नहीं, वहाँ पे तो कुछ लोग तो वहाँ पे तो पहुँच जाते हैं ना सर, वहाँ पर एनिमल कॉन्शियसनेस तक तो पहुँच जाते हैं, आ जाता है। लेकिन यहाँ रहना नहीं चाहते ना। अभी तो पूरा सिविलाइजेशन यहीं पहुँच गया है, लेकिन इसमें रहना नहीं चाहते। रहना चाहते हैं यहाँ पर और यहाँ है नहीं, काम कर रहे हो, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया कंट्रास्ट। अब मैं उससे थोड़ा सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है पूछना कि आप कहाँ पर हैं ना? इट इज वेरी एम्बैरेसिंग टू आस्क। प्रश्न ये है, बेसिकली जो प्रश्न है और शिक्षा से जो रिलेटेड बात है वो ये है कि यहाँ पर हैं
यहाँ होना चाहते हैं कि नहीं? होना चाहते हैं। Do we make a transition from animal consciousness to human consciousness, Yeah. or we want to continue to be here? Yeah. So we want this transformation, and this transformation is what is progress. That is what is holistic development. So the meaning of holistic development is that I am able to be here, right? And the role of education is to ensure this transformation from animal consciousness to human consciousness. So this is the main proposal. That role of education is to ensure this transformation from animal consciousness to human consciousness, whereby I can live with happiness and prosperity myself, and I can work for happiness and prosperity for everyone else. Right? So if you ask me what is being Indian, or in accordance with Indian ethos, I would say this is what it means. That with right understanding, relationship and physical facility, I can ensure happiness and prosperity for myself, and I can work for happiness and prosperity of everyone. Sarve bhavantu sukhne, sarve santu nirame. Morning, and the presentation was saying, Sarve bhadrani pasyantu ma kaschit dukhabhare. So everyone should be happy and everyone should be healthy, right? And nobody should be a sharer of unhappiness. So this is the model of education. The education has to ensure all these three and help you to move from here to here. शिक्षा की भूमिका मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता बनाना है ना, मानवीय चेतना से जीने का, मानवीय आचरण से जीने का योग्यता विकसित करना, यह शिक्षा का काम है। ऐसा कहना ठीक है कि नहीं? इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए, असहमति हो तो बताइए। आइडियलिस्टिक है, it seems to be. सही है कि नहीं पहले ये तय कर ले। देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा। क्या होता है, हम आइडियलिस्टिक बोल के उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं। पहले ये तय हो कि ये सही है कि नहीं है। सही है सर, बट तो सही है तो उसके लिए आगे काम करना सोचेंगे। आदमी होने का यही तो मतलब है। सर इसमें एक क्वेश्चन ऐसे लेना होगा। हाँ बताइए बताइए। The more we get educated, the more we get self-centered. ये तो एजुकेशन ठीक नहीं है ना, इसका मतलब फिर तो आप यहीं पर हैं। I'm coming there. Yes. But my position shows that I am there, but mentally I am here. So how can you change that dynamics? You are presuming that by giving the kind of education that we are giving today, you will reach here. Yes. What we are saying is the kind of education that you are giving, you will never reach here. You will make bigger सर, circle. जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बहुत ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में वही तो कह रहा हूँ। तो ये देखिए बिगर सर्कल इसीलिए बना हुआ है। आप छोटे सर्कल में हैं, पढ़ लिख के बड़ा सर्कल बना लेते हैं, बट करते वही हो। आप इतना ही कर रहे हैं। अभी आप लेक्चरर हैं तो 60,000 70,000 मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं तो 1,30,000 मिलता है, प्रोफेसर हो जाते हैं तो 1,80,000 मिलता है, डायरेक्टर हो जाते हैं तो 2 लाख मिलने लगता है तो आप यहीं पर, आपका ये घेरा बड़ा हो रहा है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बदल रही, वो चेंज नहीं हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलने के लिए ये दोनों कंपोनेंट जरूरी है, जिस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। इतना मेहनत में इसलिए कर रहा हूँ, कोई आपको आरोप देने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अपने को दिखे कि भाई करना क्या है। और आप एजुकेटर्स हैं, आप लीडर्स हैं, है ना। एज प्रिंसिपल्स यू हैव टू गाइड योर टीचर्स, योर स्टूडेंट्स। आपको तो कम से कम क्लियर हो कि हमको क्या देना है शिक्षा। और जब ये क्लियर होगा कि क्या देना है तो आपको ये मन भी बनेगा कि हम भी अपने को तैयार कर रहे हैं उसके लिए। ये तो कहाँ से देंगे, जब हमारी झोली खाली है तो देंगे कैसे। तो मैं इस आशय से कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप सब अच्छे लोग हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं।
आप अच्छा कर सके उसके लिए क्या होमवर्क चाहिए उस पर बात हो रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, जरूरी है, एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये शिक्षा का काम है। इसी से शिक्षा का कंटेंट तय होगा। राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, फिजिकल फैसिलिटी के लिए क्या करना है, तो उसको थोड़ा अनफोल्ड करते हैं। तो ये लिखा है, समग्र विकास का आशय मानव चेतना में परिमार्जन से है। शिक्षा संस्कार की भूमिका मानव में मानव चेतना और निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करके इस परिमार्जन को सुनिश्चित करने का है। कि वो छोटा वाला ब्लॉक था उससे बड़े वाले में पहुंच गए हैं। इसलिए 3 चीजों को सुनिश्चित करना है। पहला है प्रत्येक बच्चे में सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी चाइल्ड। दूसरा है दूसरे मानव के साथ संबंध में जीने की योग्यता, कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। और तीसरा है आवश्यक सुविधा की पहचान, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग and the capacity to produce more than what is required through the process of production. Right? इतना करेंगे तो हम समृद्धि को पा सकते हैं। तो अब आप बताइए तीनों जरूरी है कि नहीं? राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ जरूरी है और ये शिक्षा से होने वाला है। फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग, ये भी शिक्षा से डेवलप होना है। और तीसरा ये कि हम अपनी नीड और फिजिकल फैसिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकें और उससे अधिक प्रोड्यूस करने का हमारे में स्किल आ जाए और विलिंगनेस भी आ जाए। ठीक है, ये तीनों जरूरी है। ये हमारा शिक्षा का कोर कंटेंट होगा। इतने के साथ जब देखते हैं तब ये पता लगता है कि अभी क्या चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। तो वो यहाँ लिखा है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी चाइल्ड। ये अभी दे रहे हैं कि अनअवेलेबल है, मिसिंग है। फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप के लिए जो कॉम्पिटेंस चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो भी अनअवेलेबल है ना, मिसिंग है। तीसरा आवश्यक सुविधा का पहचान, ये भी नहीं हुआ अभी तक। तो जो आपने कहा भी ना कि बगल वाले के पास ज्यादा हो गया तो हम परेशान नहीं आ जाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचाने। अगर पहचान लिया होता तो हमको पता है 4 रोटी खाना, हम तो 40 रोटी खाएं, बगल वाला कितना भी खा ले, है ना, वो कहीं वेदांता पहुंच जाए। तो ये मैं क्यों खाऊंगा, मैं तो 4 ही खाऊंगा, है ना। और दूसरा ये कि उसके लिए सुविधा का उत्पादन करने का मानसिकता, वो भी नहीं बनाते। अभी आपकी मानसिकता क्या होती है पढ़े लिखे की, कि वो सिर्फ फाइल देख सकता है, ऑर्डर दे सकता है, श्रम करना नहीं चाहता है, अधिक से अधिक भोग करना चाहता है। He wants to consume more and more rather than produce more and more. तो ये तीनों ही काम नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप का काम नहीं हो रहा है, सुविधा में भी 3 भाग में से 1 भाग हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड नहीं हो रहा है, मेंटालिटी टू वर्क एंड टू प्रोड्यूस वो भी नहीं है। सिर्फ इतना ही कि सुविधा हमारे पास हो जाए, और वो अधिक से अधिक सुविधा कम से कम श्रम करके कैसे हो सकता है, इसका फॉर्मूला बताते रहते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। तो अब इतने को देख लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। तो शिक्षा में क्या देना है उसका एक सही प्रस्ताव, है ना, हमको चाहिए, उसके डिटेल्स चाहिए, उस पर हमारा खुद का तैयारी चाहिए, ताकि हम बच्चे को दे सकते हैं सही शिक्षा। अब जो बात उन्होंने पूछी थी कि अगर ये तीनों जरूरी है तो थोड़ा अनफोल्ड करते हैं ना। ठीक है, टाइम तो मैं देख लेता हूँ, क्या टाइम है? समझने के लिए इतना मिलता है, अपने में संगीत में कैसे जीना है, हार्मनी इन दिस सेल्फ इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। क्योंकि इतना ही हमारा जीने का फैलाव है, ये सब समझ में आना चाहिए, तब हम सब जगह ठीक से जी सकते हैं, सब जगह हार्मनी में जी सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ठीक है,
वही अभी क्या हुआ है, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये तो आदमी बना रहे हैं ना, आदमी के पास ये सब नहीं है, तो पॉलिसी जो बनाएगा वैसे ही बनाएगा जैसा बना रहा है। इसलिए रूट में ही गड़बड़ हो गया है, शिक्षा सही नहीं है, आदमी सही तैयार नहीं हो रहा है, अब वो पॉलिसी बनाने आ गया, वो वही बनाएगा जो उसके पास है, और क्या। तो ये ठीक है कि अब हम जब काम करने जाएंगे तो सही क्या है वो समझ लें, हम खुद करने लगे, अपने बच्चों तक उसको पहुंचाने लगे, धीरे धीरे पूरी पॉलिसी उसके हिसाब से बनाए। वो आगे मैं बात करने वाला हूँ ना, मैं आपको जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये AICTE ने सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। ये जितनी बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसका प्रस्ताव है, तो आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा कि क्या देना है शिक्षा में बनता है। लेकिन अगर मैं आप ये डॉक्यूमेंट आपको दे देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ये समझ में आ जाए उसके लिए बेस वर्क कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सबको उपलब्ध हो सकती है, लास्ट में मैं उसका लिंक दिखा दूंगा, वो लिंक आप लोग नोट कर लीजिए। ये पीपीटी भी मैं आप सबको उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग पीपीटी ले सकते हैं। और इसके बेसिस पर एक और डॉक्यूमेंट है जो अभी NCERT के साथ प्रोसेस में है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वो ये डॉक्यूमेंट है। तो टीचर्स ट्रेनिंग के तहत हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हर टीचर को कम से कम इन सब बातों का एक बेसिक एक्सपोजर हो जाना चाहिए। तो NCERT ने इन प्रिंसिपल तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसका प्रस्ताव AICTE जानते हैं ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो उसने जो है NCERT के साथ इस पर भी एक अंडरस्टैंडिंग कर लिए कि ये जो काम है उसकी टीचर्स ट्रेनिंग का काम किया जाए स्कूल एजुकेशन में। AICTE में ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, पिछले करीब 4 साल में हम लोगों ने 80,000 टीचर्स को ऑडिट किया। कितने के? 80,000। AICTE रन 10,000 कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस विदेश में, उनके टीचर्स के साथ ये काम चल रहा है। 5 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं, फिर फेस टू फेस वर्कशॉप करते हैं, ऐसा सब प्रोसेस चल रहा है। तो 80,000 लोगों को हम लोग ऑडिट कर पाए। वो पॉलिसी का ही मैटर है, बट पॉलिसी तो तब बनेगी जब हमारे पास क्लैरिटी हो, आपके पास क्लैरिटी हो, हम मिलकर और लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो अभी तो मैं आप लोग के साथ इंटरेक्शन इस दृष्टि से कर रहा हूँ कि आप एज प्रिंसिपल अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो आप यू कैन प्लीड फॉर द पॉलिसी ऑल्सो। लेकिन और आप ऐसी जगह पर अभी हैं, आपसे जो बात हो रही है वो इस लेवल पे बात हो रही है ना, कि अगर आपको समझ में आता है देन वी कैन ब्रिंग इट इन द पॉलिसी। अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इसी मानसिकता से बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, है ना, कि अभी NCERT में क्या होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सेशन जो चल रहा है 4 दिन का, वो इसी आशय से चल रहा है। ये जो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ इसी आशय से कर रहा हूँ कि अगर इसका उपयोगिता दिखता है, रिलेवेंस दिखता है आपको, तो वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। तो इसकी जरूरत है कि नहीं, अभी क्या लगता है एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस? बहुत जरूरत है। तो हम खुद देख सकते हैं कि इसकी जरूरत है, हमको तो जरूरत है। ऐसा हम सब लोग अगर देख पाए तो हम फिर पॉलिसी में ला सकते हैं, उसके लिए ही तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इतना विस्तार है समझने का, अपने को समझना, परिवार को समझना, समाज को समझना, पूरे नेचर और एग्जिस्टेंस को समझना, इन सब में हार्मनी क्या है इसको समझना, इन सब में हार्मनी के साथ कैसे जी सकते हैं, हाउ आई कैन एंश्योर लिविंग इन हार्मनी एट ऑल दीज लेवल्स। This is the scope of right understanding. With that right understanding of harmony at all these levels, I can now ensure harmony with the human being. That is fulfillment in relationship. Similarly, I can ensure harmony with rest of nature, thereby ensuring production of more than what is required, without damaging the nature, or rather enriching the nature. And if I understand my need of physical facility, I can always produce more than what is required. In fact, if you look at what we are doing today, we are producing far more than what is required. If you look at the world over, we are producing 6 times what is required for all the people on this earth presently.
presently we are producing more than what is required for all the people of this earth. 700 billion people. 7 billion people. There are a lot of records now, you know. What is the total production? Total production is 6 times what is required for all the people on this earth. कितना population है? 0.7 billion है? नहीं, 7 billion ton is the requirement, and if you need 1 quintal of, you know, grain per year, so you need around 0.7 billion ton. And what we are producing is 4.2 billion ton. Which is 6 times. And this was 2011. Now we are producing rather more. So with this understanding of harmony and living in harmony, I can ensure happiness and prosperity for myself and work for happiness and prosperity of others. So this becomes the content of education, the core content of education, core content of holistic education, core content of holistic value-based education. Right? So this is our proposal. So proposal for holistic value-based education essentially talks about this, that if you look at the level of human being, individual, we need happiness and prosperity in continuity, and this can be ensured through full human potential that we were just talking about. And the kind of qualification that we will see in the students, these are the graduate attributes. I am not going to go into the details because of the time limitation. But this document is there and you can go through the document. And I would certainly invite all of you to come for this, attend this 5 days online workshop which we are conducting, which is open for all. It is conducted by AICT, All India Council of Technical Education. So if any one of you are interested, it is conducted every week. In English, alternatively, and in Hindi. So for last 2.5 years, we have conducted 125 workshops, covering around online. Yeah. Why? We also have face-to-face later, but online is available every week. Yeah. It's conducted by? Conducted by AICT, All India Council of Technical Education, but it is open for all of you. It is conducted for the ICT teachers, but it is kept open for everybody in the society because this is the need of everyone in the society. Right? So these are the graduate attributes which we have to inculcate in every student. If you look at the society, this is how the society would look like. Right? Having right understanding and right feeling, that is happiness in every individual, prosperity in every family, fearlessness, trust in society, coexistence, mutual fulfillment in nature and existence. So as a society, this is what is required. As an individual, this is required. And if these two together are there, then we can work for the national development, promoting national development, which essentially means there is harmony within the nation with such kind of society, and they are complementary to other nations. So this is the basic model, of where we want to reach as a goal. And as a process, this is the process which is being suggested. Starting with human education and sanskar, which provides a human world vision. With that human world vision, we understand what is human values, universal human values. With that, we can do this ethical reasoning, and it leads to human conduct and ultimately leads to human society. So this is how things will unfold. Okay? I'm not going into the details, but this document talks about that in detail, and you can refer to that document. What is happening today, this is missing. The world vision is missing. The human values are missing. Sure. So the human spelling, actually there is a H-U-M-A and H-U-M-A-N-E. E is also added. It is written here. Humane. Human means vision which is in accordance with human being. In line with human being, not against human being. So this is missing.
This is missing, this is missing, this is missing, this is missing, because this is missing. And therefore we need to work here. And that is what we are proposing, that through holistic value-based education, okay, we can ensure this human world vision and therefore understanding of human values, and that in turn will lead to other things. So at least we must give an introduction to this, right? If teachers, the policy makers, they have an exposure to this, then slowly they will start working on it, right, themselves, and they will make policies accordingly, facilitate others. So that is the idea. All this is being worked out, like USB details are being worked out. This is offered as a course, essential course. It is offered as a minor degree, 6 courses as minor degree. So whole lot of those details are there. Then case studies from Indian knowledge system, the human thoughts and human culture, and then world-class value-guided skills. These three together will make this possible. Of course, approach, as we said, it has to be universal, it has to be rational, verifiable, leading to harmony, all these things, details you see. Okay, all this we are doing, and what is the background? That I must make clear. Right? So what we are doing is not something new. Right? This is nothing something original. It is something which has been there all through our tradition. Right? And we are trying to work out a way in which we can bring it to the mainstream education. So that is what we have written. All great people of the world have tried to realize the truth and to live by it in terms of love and compassion. They have tried to understand themselves, the human beings, understand the underlying harmony in nature in existence, and they have tried to understand the role of human being in the nature in existence, to live by it and to make effort for the well-being of all. So that is what all these great people have been doing, right? For all such great people and for the tradition, we have a deep feeling of gratitude, right? And we are saying that the effort of universal human value is in continuation with that tradition of self-inquiry for the well-being of all. So we are not doing something new. It is something which people have been working from all time, and we are just trying to bring it in a way that it can be made part of mainstream education. Drawing upon universal essence, it is put forth as proposal for self-exploration on one's own right. And as I demonstrated, that you can all explore all these things yourself, right? On your own right, with your own natural acceptance. So that is what it is. And I've just put one, kind of set of description to give you a feel that the essence is same: the truth, the love, the compassion, right? For one and for all, for human being and for every unit in nature. That is the essence. But when you share with others, you share it in a manner which is accessible to the other. So it depends upon the time, place, the situation, the people. So we are placing two cases. One is what we are talking in terms of universal human values now. The other is what is being talked about in the name of Ekatma Manavtavad. You have heard of this, Ekatma Manavtavad? You have heard of Pandit Dindayal? Yes. Yes. So Pandit Dindayal talks about this fact that we have to, when we have to understand and live by, we have to understand the whole, from individual to the cosmos. It is called from Vyasti to Samasti, individual to cosmos, right? And it is to go beyond pervasive. That's one thing is saying. We are saying, in other words, we have to understand the self, human being, the family, the society, the nature, the existence. That's one other way of expressing. What is the meaning of pervasive?
Parmeshti means, samasti means all that we see in nature. Samasti, yes. Parmeshti is what we see in nature and also the space. Okay. That included is Parmeshti. So So from this that, space is also a very significant thing, significant reality which we need to understand. The whole from man universe. to society and society to universe. And universe means the nature, Space. and beyond that the nature, the space. Beyond. So the space also has to be understood, because without understanding the space, you can never see the relationship between two units. Because if you are only focusing on units, you will see the units separately. But relationship can be seen only when you see the units with space. In that sense, space is very important to understand. Like understanding zero in mathematics is very important. Like that, understanding space in relationship in our day-to-day living is also very important. Right? So what we call as Brahman is not something idealistic. It has to do with our day-to-day living in relationship. Right? So it's called Vyakt and Vibhakt and Avibhakt. When you see individual units, it is Vibhakt. When you see space, it is undivided, Avibhakt. Both have to be understood. In that sense, it is permissible. So what we are proposing is this set of things. But you can see that this is equivalent to this. So if you look at the expanse from Vesti to Mesti, if you look at the human being, it is not just the physical body. It is also the physical body. But along with physical body, we have this mind, this Chaitanya, the consciousness, which we have to understand. And if you try to understand this consciousness, you have this man, what is called as mind, then you have intellect, and then you have the soul or spirit, whatever you want to call it, the pure observer. Here it is called in terms of Sarir, Man, Buddhi and Atma. Okay. If you have not read it, you should go and read sometime. It's Ekat Manavtavad, written by very brief document, by Pandit Dindayal. Similarly, if you look at the purpose, of human being, मानव का जो लक्ष्य है, अभी हमको लगता है सिर्फ अर्थ लक्ष्य है ना, सिर्फ अर्थ नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इतना लक्ष्य है. अभी उसको दूसरी भाषा में कहेंगे तो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व, इतना लक्ष्य. Sir, one thing, how should we understand Chaitanya, Man, Buddhi, Atma? Yes, sir, please analyze that. हाँ, वही तो करेंगे, लेकिन वो 1.5 घंटे में नहीं हो सकता, वो 1.5 घंटा कितना हो गया. बट ये इम्पोर्टेंट है कि अब आपका ये क्यूरियोसिटी बन गया है कि इसको समझना है. तो मैंने अभी 5 दिन का वर्कशॉप इसीलिए आपको सजेस्ट किया कि ऑनलाइन आप इसको कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं होता. आप अपना विलिंगनेस बताएंगे तो आपको सब मैं ले लूंगा, लिंक भेज दिया जाएगा. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको अटेंड कर सकते हैं. तो ये सेल्फ को समझने का काम बहुत डिटेल में करते हैं. उसके साथ अपने जीने का फैलाव देखेंगे तो इतना दिखाई पड़ेगा, अनुभव का, विचार का, व्यवहार का, कार्य का, या दूसरी भाषा में कहेंगे तो आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसा टोटल एक्सपेंशन अलग अलग देश काल में अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किया गया. कोर वही है, ट्रुथ, लव एंड कंपैशन, but it is expressed in different ways at different times, and therefore they are known by different darshan, different vad, but the essence is same. At least if you look at the Indian context, it remains the same. अन्नमय, पंचकोश अन्नमय. ठीक है, मैं इसको एक बार कंक्लूड करता हूँ 1-2 मिनट में, फिर वापस आता हूँ ना. हाँ, इस पर मैं आ जाऊंगा वापस. ठीक है, यहाँ तक लोग देते हैं. ये सब बहुत डिटेल है, मैं बाद में बात करूंगा, नहीं हो गया. लास्ट में ये लिंक है, ये 3 लिंक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए. हम आपको ये पीपीटी सबको उपलब्ध करा देंगे. कौन है आपके, आप लोग करा देंगे उपलब्ध ना, हमसे ले लीजिए और सबको दे दीजिए. सर इसी लिंक पे ना ये होगा, जो ऑनलाइन होना है, इसी लिंक पे.
नहीं, उसके लिए लिंक अलग से होगा, मैं दे दूंगा इनको, ठीक है। तो अभी जो टाइम लिमिट है उसके साथ मैंने सोचा कि इतना आपके ध्यान में दिला दूं ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। तब आप 5 दिन के ऑनलाइन वर्कशॉप में आएंगे, फिर वहाँ जितना इंटरेस्ट बन जाएगा फिर आगे का बहुत सारा करेंगे हम लोग काम, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये दोनों डॉक्यूमेंट उस दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है ना? ये वाला जो है ये लिंक 3 है, ये लिंक 2 है, और इन सब का एसेंस एक लिंक 1 में है। इतने को आपको देखना है, और मैं आपको वो लिंक भी आपको भेज दूंगा जिसमें आप इनको भेज दीजिए, तो जब भी इनको ज्वाइन करना होगा उससे ज्वाइन करना। जी, मेरी तरफ से इतनी बात।